नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस प्लेटफॉर्म पर। तो इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 तक हमने केस 5 तक काम कर लिया था, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स के डिफरेंट केसेस को देख रहे थे। आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। केस नंबर 6, इसमें क्या हुआ है ध्यान दीजिएगा। दो प्लेन मिरर जो हैं एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है ना। एक प्लेन मिरर को हमने हॉरिजॉन्टल लिया है, दूसरा प्लेन मिरर इससे कुछ एंगल पर इस तरह से इंक्लाइंड है। और क्या हो रही है कि इंसिडेंट रे जो है वो एक मिरर जो मान लीजिए ये M2 या OM2 आपका एक मिरर हुआ, उस मिरर के पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट हो रही है किस पर, तो इस OM1 मिरर पर। इधर जो मिरर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है उस पर आ रही है इंसिडेंट रे, लेकिन वो किसके पैरेलल है रे, तो रे जो है वो M2 के पैरेलल है। ठीक है, सेकंड मिरर के पैरेलल है, तो वो आई आकर के रिफ्लेक्ट हो गई इस तरह से सेकंड मिरर पर, और फिर सेकंड मिरर से भी रिफ्लेक्ट हो गई। तो क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हुआ कि वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल निकल गई। मतलब देखते हैं, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल रखा है तो हॉरिजॉन्टल निकल गई। तो कहने का मतलब हुआ कि दो मिरर को आपने कुछ एंगल पर इस तरह से रखा हुआ है कि एक मिरर के पैरेलल रे आई और सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे मिरर के पैरेलल निकल गई। तो ऐसी स्थिति में हमें फाइंड करना है कि दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या होगा। ओके, तो ये एक फिक्स एंगल होगा, चाहे आप किसी भी एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट कराओ। तो इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। आइए कैसे निकलता है तो ध्यान देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक रे आई, यहाँ पर ये ऐसे मुड़ गई और फिर यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई। तो आपने पैरेलल लाइंस के बीच के कॉन्सेप्ट्स को सीखा होगा। आप जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन इस तरह से हो और उसको कोई तीसरी लाइन अगर कट करे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं ना। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो गौर से देखिए, आप अगर CD लाइन को देखिए और OB लाइन को देखिए, है ना। CD को देखिए और OM1 को देखिए, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन हो गए एक तरह से। और इसको जो है ये वाली लाइन जो है ना, ये ऐसे करके कट कर रही है, ये BC लाइन देख सकते हो। तो मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर यहाँ डायग्राम बनाऊं तो इसको मैं कट करूंगा कुछ इस तरह, देखिएगा ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसे हो गया। ये जैसे मैंने CD बना दिया और ये वाला आपका OB हो गया, OB कह लो, OM1 कह लो, चलो। तो क्या होगा कि इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल आपस में बराबर होंगे क्या। तो यहाँ वाले एंगल की जगह क्या लिखा हुआ है, 90 माइनस अल्फा यहाँ पर, और यहाँ वाले एंगल की जगह क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, तो 2 बीटा है क्या। तो यहाँ पर 2 बीटा हो गया, यहाँ पे 90 माइनस अल्फा हो गया। तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 2 बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमने CD is parallel to OM1, this CD is parallel to OM1। इस वजह से क्या होगा, इधर का अल्टरनेट एंगल 2 बीटा और इधर का अल्टरनेट एंगल, ये दोनों जो सॉरी अल्टरनेट एंगल जो होंगे 90 माइनस अल्फा, 2 बीटा 90 माइनस अल्फा, 2000 अल्टरनेट एंगल्स 2000 इक्वल, तो इक्वल हो गए यहाँ पे। तो उसी तरह से दो और पैरेलल लाइन ढूंढिए, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। तो उसको भी अगर हम कहीं पे बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ऐसे और ऐसे, ये लाइन और ये लाइन, ठीक इस तरह से है क्या। अच्छा, और अब उसमें हमको देखना है कि कटिंग करते हैं, तो यही इसी लाइन से कट करते हैं ऐसे। यस, ये वाली जो लाइन है आपकी BC लाइन, तो वही लाइन आपको ऐसे कट कर गया, ठीक है, कट कर गया। तो इधर वाली लाइन को अब आप उठाइए, ये वाला एंगल, ये वाला, और इधर वाला एंगल, ये वाला, ठीक है। ये लाइन हो गया OM2, इधर वाली लाइन ले लिया सॉरी कौन सा है ये, B है ना, BA, या ऊपर से नीचे पढ़ो तो AB, ऐसे करके कट हुआ है, हो गया। तो ये दोनों हो गए अल्टरनेट एंगल। तो ये कितने का है, ये 90 माइनस बीटा का है, ये कितने का है, 2 अल्फा का है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। So 2 alpha equal to 90 minus beta. तो AB is parallel to OM2। तो इधर का 2 alpha इस 90 minus beta के बराबर, ठीक है। तो आपने इनको यूज किया, यूज करने के बाद देखिए कंडीशंस क्या आते हैं, उनको ऐड कर दीजिए आप। तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 90 90 180 माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको उठा के इधर लाइए, 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180, अल्फा प्लस बीटा
भाग दीजिए, 60 हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्या करना है हमको, इस ट्रायंगल में आ जाइए, ओ बी सी, ओ बी सी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ बी सी, यहाँ ऐड कर लीजिएगा ओ बी सी या सी ओ बी, जो भी लिखें आप। तो इसमें क्या देख रहे हैं, सभी इंटरनल एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, तीनों को सम टोटल कीजिए, थीटा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा, सब मिलके 180। तो इधर से भी 180, इधर से 180 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, रिलेशन बताइए, इधर उसको उधर ले जाइए, अल्फा प्लस बीटा बिकम थीटा। ठीक है, सो थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल के रखा हुआ है कितना 60 डिग्री फ्रॉम 1। तो क्लियर हो गया कि ये थीटा जो निकालना था हमें कि दोनों मिरर एक दूसरे से कितने पर इंक्लाइंड है, तो जवाब आ गया 60 डिग्री। ठीक है, बाकी कैसे कैसे आया तो इसको आप एक बार खुद से कर लेंगे और इस रिजल्ट को याद रखेंगे। When two plane mirrors are kept inclined to each other such that incident ray which is parallel to one mirror becomes parallel to another mirror after the second reflection। यहाँ पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन काउंट होगा, यहाँ पे सेकंड रिफ्लेक्शन। तो कहता है क्या कि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद ये पहले वाले मिरर के पैरेलल हो गया है ना, तो फिर ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। देन द एंगल बिटवीन द मिरर्स विल बी 60 डिग्री। तो कैसे हुआ वो यहाँ करके दिखाया गया है। तो एक बार आप भी इसको खुद से सारा डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करते हुए खुद से इसको बना लेंगे और इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, केस नंबर 7। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर 7। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल, मान के चलिए एट एंगल थीटा। ठीक है, दो प्लेन मिरर लिया और वो दोनों क्या है, थीटा एंगल पर एक दूसरे के साथ इंक्लाइन किए हुए हैं। तो हमें देखना है कि इसके वजह से कितना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो ध्यान दीजिएगा, दो केस हो सकता है। ये हो गया बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर लाइन। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप इस बाइसेक्टर लाइन पे रखेंगे, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर आप इसको बाइसेक्टर लाइन पे रखेंगे तो हम इसको कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। ठीक है, दैट इज ऑन द बाइसेक्टर लाइन। तो इस केस में कितने नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मिरर है, ये एक इमेज तो बनाएगा, इधर ये भी एक बनाएगा, उसके बाद इसमें जो इमेज बनेगा वो इसमें फिर से एक इमेज को फॉर्म कर देगा, फिर इसमें जो इमेज बना था वो इसमें एक इमेज को फॉर्म कर देगा। बिल्कुल ये वही कंडीशन होगी जैसे नाई के दुकान में आप अगर कभी बाल छटवाने के लिए जाइए, वहाँ सामने भी मिरर होता है, पीछे भी मिरर होता है, तो आप देखोगे कि मिरर के अंदर में आपकी इमेज है, फिर उसके अंदर भी इमेज कई सारी बनी हुई है, मल्टीपल इमेजेस के फॉर्मेशन वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, है ना, इमेज का भी इमेज बनना शुरू हो जाता है। तो वही केस हम लोग काउंट करेंगे कि कितने इमेजेस यहाँ पे बन रहे हैं। और ऑब्जेक्ट अगर इस लाइन के अलावा कहीं रखा हुआ, चाहे इस तरफ रखा हुआ हो या उधर भी कहीं रखा हुआ हो सकता है, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं होंगे। तो इनको कह सकते हैं आप ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, मतलब बाइसेक्टर लाइन से अलग कहीं पर भी रखा हुआ। तो दोनों दो केस होते हैं क्योंकि दोनों का काम आएगा। तो कैसे पता लगाते हैं कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, तो इसके लिए स्टेप वाइज आपको काम करना पड़ेगा। तो स्टेप 1, सबसे पहले आपको फाइंड 360 डिग्री अपॉन थीटा, और सपोज दिस इज कोई भी एक नंबर n। ठीक है, ये मान लीजिए आप। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 360 अपॉन थीटा निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहला स्टेप होगा कि 360 डिवाइडेड बाई थीटा, यहाँ पर जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो आपको वहां पर कर देना है, भाग दे देना है। ओके, अब ये जो आपने भाग दिया, इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। ये जो भाग हो सकता है कि ये इससे पूरा पूरा लग जाए, और हो सकता है कि पूरा पूरा भाग ना लगे, मतलब कि ये एक इंटेग्रल वैल्यू आ सकती है और एक फ्रैक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर यही केस चलेगा। तो आप आगे बढ़ जाएं स्टेप 2 में।
अगर n जो है इज n क्या हो सकते हैं, दो चीज हो सकते हैं ना। तो एक काम करो, इसको ऐसे बना लो आप, n आप समझ गए थे ये था, तो यहां से अब आप ऐसे चलो कि अगर फ्रैक्शन आएगा तो क्या होगा, इंटीजर आएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो स्टेप 2 में इधर लिखते हैं हम लोग इफ n इज ए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का एग्जांपल, जैसे आपने भाग दिया आ गया 3.2, जैसे आपने डिवाइड किया आ गया 5.4, है ना, आ गया 6.9। तो ये सब क्या है, फ्रैक्शंस है। और इधर हो जाएगा इफ n इज एन इंटीजर। तो आपने भाग दिया और ये पूरा पूरा भाग लग गया, जैसे 5 आ सकता है, 6, 7, है ना, 4, 2, 3, कुछ भी इस तरह से आ सकते हैं। तो अगर फ्रैक्शन होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस बहुत सिंपल है। ये जो आप देख रहे हो ना पॉइंट से पहले, उसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। जैसे 3.2 का इंटीग्रल पार्ट हो गया 3, 5.4 का इंटीग्रल पार्ट हो गया 5, 6.9 का इंटीग्रल पार्ट हो गया 6, है ना। तो इसको राउंड ऑफ नहीं करना, ये नहीं कि 6.9 को 7 लिख दिया, ऐसा नहीं करना। 6.99 भी रहेगा तो 6 ही होगा उसका इंटीग्रल पॉइंट, मतलब पॉइंट से ठीक पहले का। तो जितना भी इसका इंटीग्रल नंबर होगा वही उसका नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बराबर इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो जैसे अगर 3.2 आया है तो कितना हो जाएगा 3, ओके। 5.4 आया है तो कितना हो जाएगा 5, 6.9 है तो कितना हो जाएगा इंटीग्रल पॉइंट, कितने इमेज हो जाएंगे फिर, तो 6। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रल पॉइंट, तो एग्जांपल में यही कर देता हूँ कि 3.2 है तो नंबर ऑफ इमेजेस 3, 5.4 है तो 5, 6.9 है तो 6, इस तरह से। क्लियर। लेकिन जब इंटीजर हो तो फिर यहाँ पर दो केस जनरेट होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि कुछ ऑड है तो कुछ इवन भी है ना। तो अब वहां पे डिपेंड करेगा कि आपने जो भाग लगाया तो ऑड आया या इवन आया। तो मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर से, तो पॉज करके नोट कर लेंगे फिर आगे लिखेंगे। हो गया। तो पहला स्टेप क्या था, 360/थीटा करना। सॉल्व करेंगे, या तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा या पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आया, फ्रैक्शन में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जो इंटीग्रल नंबर्स आएंगे वहां पे वही हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। इन दैट केस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा था वहां की अगर इंटीजर आ गया, ठीक है, तो आप आगे बढ़िए। इफ n इज एन इंटीजर, उसी चीज को मैंने यहां पे लिखा। तो ये इंटीजर दो केस में हो सकते हैं, या तो यहां पर n इवन हो जाए और या तो ऑड हो जाए, है ना। ऑड इंटीजर कह लो, इवन इंटीजर कह लो। जैसे एग्जांपल इवन इंटीजर का 2, 4, 6, 8 जिसमें 2 से भाग लग जाए इवन है, और ऑड इंटीजर का जिसमें 2 से भाग ना लगे 1, 3, 5, 7, इस तरह से आता चला जाए, है ना। तो इवन में क्या होगा, सो ध्यान रखिएगा, इन दिस केस द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, इस केस में जो इमेज फॉर्म करेंगे वो कितना हो जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, इवन है तो एक कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि n-1 कर देना है, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब हुआ जैसे n अगर आया 4 तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे 4-1 मतलब 3 इमेज बनेंगे। अगर n जैसे आ गया मान लीजिए 8 तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे 8-1 मतलब 7, इस तरह से काउंट होगा, ठीक है।
चलिए अगर ऑड आ गया तो क्या करेंगे, तो ये बात समझ में आई। 360/थीटा किया हमने। अगर फ्रैक्शन आ गया तो काम वही खत्म, इंटीग्रल पार्ट इज योर आंसर। अगर इंटीजर आया तो चेक करना है इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो फिर क्या करना है, नंबर ऑफ इमेजेस n-1 करना है। आपने अगर 4 लाया, 6 लाया, 8 लाया तो क्या हो जाएगा, एक कम कर देंगे। क्लियर। अच्छा अब अगर ऑड आ गया इंटीजर तो क्या करना है, उसको ध्यान देंगे। ऑड नंबर अगर आ गए, ऑड इंटीजर आ गए तो यहाँ पर फिर 2 केस जनरेट होता है। अब इस केस में डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस किया हुआ है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ठीक है, अगर सिमेट्रिकल आपने उसको रख रखा है, मतलब यही बाइसेक्टर लाइन पे रख रखा है, तो क्या होगा, तो एक अलग आंसर आएगा। और अगर दूसरा केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, अगर आपने उसको इस बाइसेक्टर लाइन पर नहीं रखा, इधर उधर कहीं रखा हुआ है, राइट, तो क्या आएगा आंसर। तो इस केस का आंसर अलग से याद रखना है, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल टू, अगर आपने सिमेट्रिकली प्लेस किया हुआ होता है तो क्या होता है कि फिर वही बात, ये वाली बात आ जाती है, n-1 आपका जवाब आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये हो गया, तो n की वैल्यू थी तो ये क्या होगा, n-1, ठीक है, एक कम हो जाता है। और अगर आपने एसिमेट्रिकल प्लेस किया है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी n, वो फिर n के इक्वल ही रह जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी ही बात है, इसी को ध्यान में हमको रखना है। ठीक है, अगर सिमेट्रिकली प्लेस किया है आपने तो फिर क्या होगा, n-1, और अगर एसिमेट्रिकली प्लेस किया है तो क्या हो जाएगा, n के बराबर। जैसे 1, 3, 5, 7 ये कुछ भी आ जाए तो आपको देखना होगा कि ऑब्जेक्ट को आपने किस तरह से रखा है, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। सिर्फ यही ऑड वाला केस है जिसमें कि आपको ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, बाकी किसी और केस में आपको ऑब्जेक्ट के पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे कि कौन से केस में दो मतलब कि ऑब्जेक्ट के जो पोजीशंस हैं वो 2 केस को जनरेट करते हैं, तो वो कौन से केस में आता है, इवन में आता है या ऑड में आता है। तो इसको पकड़ने के लिए थोड़ा देखना ध्यान से, एक ट्रिक टाइप का समझ लो। ऑड में 2 बार डी लगा हुआ है ना, लगातार, और डी फॉर डबल, इसको याद रखेंगे, डी फॉर डबल। तो अगर आप डी फॉर डबल से याद रखोगे तो पता चल जाएगा, हाँ भाई ऑड वाला ही केस था जिसमें डबल केस आते थे। डबल केस मतलब ऑब्जेक्ट देखना पड़ता था कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या एसिमेट्रिकल प्लेस्ड है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो एक कम हो जाएगा, n-1, और अगर एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो फिर n का n ही रह जाएगा, नंबर ऑफ इमेज। ओके, तो आइए इसको एक बार फिर से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समराइज करते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको क्या बताया कि 2 प्लेन मिरर हैं, दोनों इंक्लाइंड हैं कुछ एंगल थीटा के साथ। थीटा हो सकता है 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 हो, 90 हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई थीटा काउंट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो पूरा पूरा डिवाइड हुआ या नहीं। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर आया, और अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो फ्रैक्शन आ गया। अगर फ्रैक्शन आया तो काम वही खत्म, जो इंटीग्रल पार्ट होगा दैट इज योर आंसर, नंबर ऑफ इमेजेस उतने आ जाएंगे। 3.5 आया 3 आंसर, 3.9 आया 3 आंसर, ओके, 4.1 आया 4 आंसर। कभी भी राउंड ऑफ नहीं करना। 4.005 भी आ गया ना तो ऐसा नहीं सोचना कि ऑलमोस्ट मतलब 4, हालांकि आंसर भी यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट भी 4 ही है इसलिए हो जाएगा। 6.99 आया तो उसको जबरदस्ती 7 नहीं करना है आपको, 6.99 है तो आंसर क्या होगा, 6 होगा, इंटीग्रल पार्ट इज 6। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो फ्रैक्शन आ गया तो इंटीग्रल पार्ट इज योर आंसर। और अगर फ्रैक्शन नहीं आया, इंटीजर आ गया, तो इंटीजर में ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ऑड में बताया डी फॉर डबल,
वहां पर दो केस चलेगा, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या एसिमेट्रिकली प्लेस्ड। अगर सिमेट्रिकल प्लेस्ड हुआ तो n-1 और एसिमेट्रिकल हुआ तो n, ठीक। और अगर इवन था तो उसमें भी n-1। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, नो प्रॉब्लम। तो एक टेबल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं जिसमें हम यही कहते हैं कि थीटा, यहाँ पे उसकी वैल्यू आपको दे देंगे और फिर आपको नंबर ऑफ इमेजेस फॉर ऑब्जेक्ट जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो और एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो दोनों के लिए निकालेंगे। तो ये मान के चलो हम लोग इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड लिखा हुआ है तो S कर देते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो A कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट S के लिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करने हैं। थीटा दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, और यहाँ पर फॉर ऑब्जेक्ट A, यहाँ पर फॉर ऑब्जेक्ट S, ओके। तो यहाँ पर थीटा मान के चलिए 0 डिग्री हम दे रहे हैं, तो 0 डिग्री देंगे तो क्या होगा, पैरेलल हो गया एक तरह से, दोनों मिरर क्या होंगे ना, 0 डिग्री का मतलब होता है पैरेलल, ऐसे इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, ठीक। पैरेलल हो जाना, दो लाइन के पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच का एंगल क्या लेते हैं 0, तो उसी तरह से ये दोनों मिरर क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो m, ये जो हम लोग n लिखे थे उसकी वैल्यू क्या होगी, 360/0 क्या हुआ, इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर। तो होता भी है जब पैरेलल मिरर रखोगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या होगा, इसका इमेज इसमें बनेगा, इसका इसमें बनेगा, फिर ये जो बना इसका इसमें बनेगा, फिर इसका जो इधर बना था, तो एक दूसरे में बनता चला जाएगा और ये इन्फानाइट तक ये चलता चला जाएगा, है ना। तो इसके बारे में भी एक आध छोटा सा कैलकुलेशन है, वो हम नेक्स्ट केस में देखेंगे अच्छे से। बट यहाँ पर इसका जवाब ए हो बी हो कहीं भी आप रखेंगे, दोनों का जवाब होगा इन्फिनिटी, है ना। चलिए नेक्स्ट, जैसे हम 30 डिग्री लेते हैं तो कैसे काउंट निकलेगा, 360/30 काउंट करो, देखो 12 आया, क्या है ये, इवन है, तो दिमाग में चलना चाहिए, इवन था तो एक कम, n-1, तो 12 में से एक कम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होगा, उसके पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट केस इसी तरह से आप 45, 72, 75, 90, 100, 120, 150 और 180, आपको ये मैं चार्ट दे रहा हूँ, इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके खुद से सबके लिए सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो आप मिला लेंगे, ओके। तो हो गया बच्चों, तो चलिए चेक करते हैं, देखिए 0 का हो गया था, 30 का बता दिया था, 45 का, ये देखिए 45 का मैंने जब भाग दिया तो मुझे आता है 8, 360/45, अब मुझे आ गया 8 क्या है, इवन है, इवन में क्या बताया था, कैसे भी रखो तो एक कम कर देना है, ठीक है, 7 आ जाएगा। 72, 360/72, 360/72 मैंने भाग दिया, मुझे आया 5, ओके। 5 क्या है, ऑड नंबर, ऑड में बताया था 2D है ना, दो केस चलेगा, तो ऑब्जेक्ट ए के लिए अलग होगा और सिमेट्रिकल वाले के लिए अलग होगा, ठीक है, एसिमेट्रिक वाले के लिए अलग और सिमेट्रिक वाले के लिए एक कम। तो खैर आपने दिया भाग, आपको आया 5 इज ए ऑड नंबर, तो एक में ऑड कितना 5 आ गया, तो एक में 5 एक में 4, तो जो सिमेट्रिक रखे हैं वहां पे 4, एक कम हो जाएगा n-1, और जो था आपका ऑब्जेक्ट ए जो एसिमेट्रिक था तो उसमें बन जाएंगे 5, ठीक है, उसमें एक कम हो जाएगा। 75 से डिवाइड किया, देखिए 4.8 फ्रैक्शन आया है, तो मतलब इंटीग्रल पार्ट 4, कैसे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 डिवाइड किया 4 आया है, तो 4 कौन है, इवन, एक कम करो, कैसे भी रखो फर्क नहीं पड़ता, मिला रहे हैं। चलिए 100 से डिवाइड किया, सिंपल है, फ्रैक्शन आएगा 3.6, तो इंटीग्रल पार्ट इज 3 इज योर आंसर। 120 से डिवाइड किया 3, तो 3 इज ए ऑड नंबर, ऑड आ गया तो फिर 2 बार देखना पड़ेगा, सिमेट्रिकल में एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ 2, 150 और 180, 150 से भाग दिया 2.4 फ्रैक्शन आ रहा है, सो 2 and 2 इज योर आंसर। 180 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इवन आ गया, इवन है ना, दो केस हो जाएगा, तो इवन आ गया तो आपका 2, मतलब
1 1 इवन है ना, तो एक ही है ना, एक कम करना है n-1। हाँ, दो केस नहीं, सॉरी, एक ही केस रहेगा, कैसे भी रखिए, इवन है तो n-1 मतलब 1। और वैसे भी समझो ना, A180 में कैसा सीन बनेगा, अभी देखो ध्यान से, जैसे कि ये मिरर है, ऐसे आ गए तो कुछ जैसे 60 हो गया, ऐसे आ गए 90 हो गया, ऐसे आ गए 120 बढ़ रहा है ना, तो ऐसे आ जाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो मिरर तो एक तरह से सीधा नहीं हो गया, फ्लैट, एक सिंगल मिरर। तो सिंगल मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए आप, कैसे भी रखिए, क्या होगा, एक ही इमेज बनेगी, है ना, 1 1 कैसे भी रखिए। चलिए, तो इवन में आपको एक ही केस रहता है, n आया है n-1 कर देना है, 4 आए, 6 आए, 8 आए, एक घटा के लिख दो। ऑड आएगा तो दो केस लेके चलना है। अगर आपने सिमेट्रिक रखा है तो n-1, और अगर आपने सिमेट्रिक नहीं रखा है, एसिमेट्रिक रखा है, बाइसेक्टर लाइन पर नहीं है, कहीं अलग प्लेस पर है, तो क्या हो जाएगा, आपका n ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको आप अच्छे से एक बार खुद से बढ़िया से समझ लीजिए। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट केस में बात करेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय इंक्लाइंड प्लेन मिरर का केस। तो एक प्लेन मिरर है हमारे पास, जो बिल्कुल इस तरह से ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, कुछ इंक्लाइंड है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना करके रखा हुआ है, और सामने में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात ऑफ कोर्स कर रहे हैं। तो आपको पता लगाना है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो जनरली इसमें बच्चे क्या करते हैं कि भाई आप तो ये जानते हैं कि हाँ, मिरर के, प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा। तो कई बार बच्चे क्या करेंगे कि वो ये वाला डिस्टेंस देखेंगे, ओ ये वाला जितना हुआ इतना ही नाप के इधर बना देंगे वो, तो यहाँ पर इमेज ऐसे बना देंगे। एक्चुअली ये रॉन्ग हो जाएगा, समझे क्या, ये कभी भी इस तरह से सामने नहीं बनने वाला। ठीक है, ये सामने तब बनता ना जब मिरर आपका ऐसे सीधा वर्टिकल होता, तो फिर ठीक है, सामने सामने बना दो। तो ध्यान रखिएगा कि जो इमेज बनता है ना, वो हमेशा नॉर्मल लाइन पर, ऑब्जेक्ट और इमेज ये सब नॉर्मल लाइन पर ही बनते हैं। तो इस पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे थोड़ी नहीं है, नॉर्मल थोड़ी ना हुआ, यहाँ पे एंगल 90 थोड़ी है, नॉर्मल तो यहाँ पर ऐसा बनता है। ठीक है, तो करना क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, डॉटेड लाइन से आप इसको बढ़ाइए मिरर का प्लेन को, और ये होगा इस पर नॉर्मल डायरेक्शन, समझे क्या, यहाँ। तो ये डिस्टेंस जितना है ना, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर नीचे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ आपका कहीं पर इमेज का पोजीशन बनेगा, ये मिरर भले ऐसा हो, लेकिन जो भी इसकी इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, समझे क्या। तो इमेज आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो ये दूरी और ये दूरी आपस में भले बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इधर कभी नहीं बनाना है, वो इस तरह से आप अगर यहाँ मिरर नहीं भी है तो क्या करना है, उसको डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे, और फिर ये परपेंडिकुलर, जितना ये इधर गया है उतना ही ये चला जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको m पॉइंट मानूँ तो लिख सकता हूँ OM इक्वल टू, और इसको I बना दो तो MI, ये यहाँ पर वैलिड हो जाएगा यहाँ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ चलना शुरू कर दिया, ये ऐसे ऐसे करके इस तरफ आना शुरू कर दिया, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, तो ये इसकी तरफ आना शुरू कर दिया, तो इमेज भी क्या होगा, ये इस लाइन की तरफ जाना शुरू कर देगा ऐसे, क्योंकि ये जब तक यहाँ पहुँचेगा इमेज को भी वहाँ आ जाना है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रहेगा तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो इमेज भी यहाँ पहुँच गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, इमेज यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर गया, है ना। फिर उसी तरह से ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, ये भी वही दूरी, ये सब बराबर, ये वाली इसके बराबर, ओके, इस तरह से 3 लाइन तो 3 लाइन, ऐसे ही ये दूरी बराबर, और जैसे ये यहाँ पहुँचा तो इमेज भी वहीं आ गया। ठीक, तो क्या होगा, ये दूरी हमेशा बराबर चलती जाएगी। तो इसका डायरेक्शन अगर ऐसे मूव करने का होगा तो इमेज आपको इस लाइन पर ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, सीधा बना देते हैं, वो गलत हो जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन का केस होगा इस तरह से, इंक्लाइंड प्लेन मिरर का, तो नॉर्मल ड्रॉ करके फिर इमेज बताना है। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में कुछ और केसेस बचे हुए हैं स्पीड से रिलेटेड, है ना, कि ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के सामने हम मूवमेंट कराएंगे तो फिर उसके इमेज की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है।
तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर यहाँ तक पसंद आया हो, तो आप अच्छे से इसको लर्न करें। सीख लिए हैं तो अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, ज्ञान को जितना हो सके फैलाइए, बांटिए, ठीक है। ऐसा मत, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो मुझे जवाब देते हैं कि हम सीख लिए तो अब भाई हमें किसी को नहीं बताना है ना, क्योंकि वो जान जाएगा तो उसका अच्छा हो जाएगा, मेरा खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जितने भी बच्चे इस मेंटलिटी के साथ सोचते हो कि सिर्फ हम ही जान लें, एक्चुअली में आपका फिर इससे नुकसान हो जाता है। आप जितना भी जानते हो उसको सबके साथ शेयर करिए, मिल बांट के पढ़िए, तो उससे आपका फ़ायदा होगा। ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, ठीक है। तो जहाँ भी मौका मिले आपको तो ज़रूर बांटिए और अपना भी फ़ायदा कीजिए, दूसरों का भी फ़ायदा कीजिए, है ना, सबका भलाई सोचिए। चलिए, तो आई होप कि आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आया हो, अच्छे से सबको समझ लेना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में आगे का काम करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।